हेलो, गुड इवनिंग। मैं पवन राव, यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। आज अच्छे लेवल के क्वेश्चंस, थोड़े से टफ क्वेश्चंस। मॉर्निंग में आप लोगों को क्वेश्चंस मिल गए होंगे। हमेशा मैं क्वेश्चंस मेरे टेलीग्राम का जो लिंक है उस पर डाल देता हूं, आप लोगों को मिल जाते हैं और उसके बाद उनको करने की कोशिश किया करो। बीच बीच में हम लोग ये पढ़ते रहेंगे ताकि आप लोग ज्योमेट्री भूलो नहीं। बीच बीच में जैसे ही ये क्वेश्चंस आते रहेंगे तो आपका साथ ज्योमेट्री भी क्लियर होता रहेगा। और जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं उसको तो कंटिन्यू हम लोग कर ही लेंगे, लेकिन बीच बीच में मैं क्वेश्चन आप लोगों के लिए डालता रहूँगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये बोर्ड पर लिखा हुआ है, आप लोग इसको पढ़ सकते हो और आपके लिए मैं भी क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 1 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इन ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल वेयर AB इक्वल्स टू AC इक्वल्स टू अपने पास 17 सेंटीमीटर एंड D इज द पॉइंट लाई ऑन BC फ्रॉम वर्टिसेस A. If side are given AB equals to AC equals to 17 centimeter and AD equals to 15 centimeter, DC equals to 4, what is the value of BD? इस प्रकार से हम लोगों को कहा गया है कि एक ट्रायंगल है। जब भी मैं इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ूँ आप लोग हिंदी मीडियम में पढ़ लिया करो, और जब मैं हिंदी में पढ़ूँ तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स पढ़ लिया करो। ये एक ट्रायंगल है ABC और एक पॉइंट है जो BC पर एक पॉइंट है D। इसने एक आइसोसेलेस ट्रायंगल कहा है, समद्विबाहु त्रिभुज कहा है ये, जिसमें AB बराबर AC बराबर 17 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये भी अपने पास 17 दिया हुआ है और ये भी अपने पास 17 दिया हुआ है। यहाँ पर इसने कहा है कि AD की लेंथ अगर 15 है, AD की लेंथ अगर 15 है और DC की लेंथ अगर 4 सेंटीमीटर है तो BD की लेंथ बताइए कितने सेंटीमीटर होगी। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर हमें सोल्व करना है, इसकी लेंथ अगर कभी भी पूछे तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसका करने का तरीका जो अपने पास होगा उसको हम लोग कोसाइन रूल से सोल्व करेंगे। आप लोग कोसाइन जो रूल है वो मैंने आपको पीछे पढ़ा चुका हूँ, मैं आपको कोसाइन रूल, उसको आप लोग वीडियोस को पीछे वालों को देखिए या लास्ट में आप लोगों को मिल जाएगा कोसाइन रूल पर बेस्ड वीडियो। लास्ट में मैं लगा दूंगा एक उसका लिंक, तो उसमें भी आप लोग देख सकते हो और कोसाइन रूल को देखना। ये कोण अगर थीटा है, ये वाला एंगल अगर थीटा है तो कोसाइन रूल इस ट्रायंगल में ADC में लगाए हम लोग, तो कोस थीटा बराबर होगा 4 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर। कोसाइन रूल अपने पास किसी भी ट्रायंगल में ABC में, एक बार मैं लिख देता हूँ, कोसाइन रूल इस प्रकार से AB और C में ये एंगल, ये साइड A, ये B और ये C है, तो कोस A बराबर होगा B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 2BC। जो पास पास वाले जो एंगल हैं उनके पास जो एंगल है उनके पास पास वाली साइड्स के स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 2BC, ये कोसाइन रूल होता है। तो इसमें कोस थीटा इस ट्रायंगल ADC में लगाओगे तो 17 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर अपॉन 2AB, 2 गुना 17 गुना 4। तो कैसे लगाएंगे हम लोग, देखिए इसको मैं मिटा देता हूँ कोसाइन रूल को और यहाँ पर आपके लिए मैं सोल्व कर देता हूँ। देखो इस ट्रायंगल में अगर आप लोग इसको लगाओगे तो हम लोग लिख सकते हैं 17 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 17 इंटू 4। एक ये अपने पास कोस थीटा आ जाएगा। कौन से ट्रायंगल में, ADC में कोस थीटा आ गया। मुझे बताइए इस ट्रायंगल में भी आप लोग कोसाइन रूल लगाकर कोस थीटा निकाल सकते हो क्या? आप बोलोगे कि हाँ सर निकाल सकते हैं। तो कोस थीटा जो यहाँ से अपने पास आएगा वो आएगा कोस थीटा की वैल्यू इधर से, ये भी कोस थीटा के बराबर आया है और इधर से वापस बड़े वाले ट्रायंगल में ये आया अपने पास ADC में, ऐसे बड़े वाले ट्रायंगल में ABC में कोस थीटा बराबर आ जाएगा। इस बड़े वाले ट्रायंगल में अगर लिखूं मैं कंप्लीट ट्रायंगल में, तो थीटा के पास पास वाली जो साइड होती है, दो साइड है, एक 17 है और एक अक्ष प्लस 4 है, तो 17 का स्क्वायर प्लस अक्ष प्लस 4 का स्क्वायर माइनस इस 17 का स्क्वायर अपॉन 2AB A इंटू B वो साइड होती है जो थीटा के पास वाली साइड, 17 और अक्ष प्लस 4, 2 इंटू 17 इंटू अक्ष प्लस 4। और ये भी देखो कोस थीटा की वैल्यू है, ये भी कोस थीटा की वैल्यू है। क्या दोनों को बराबर रख सकते हैं क्या? ADC से कोस थीटा निकाल लिया कोसाइन रूल से और ABC से कोस थीटा निकाल लिया और इन दोनों को हम लोगों ने इक्वल पुट कर दिया, बराबर पुट कर दिया, बराबर रख दिया दोनों को। साथ साथ आप लोग नोटबुक और पेन साथ रखा करो जिससे साथ साथ आप लोग इनको लिख सकते हो। अब देखिए आप लोग
इनको सोल्व करते हैं, बराबर रख दिया, 2 इंटू 17 कट गया, यहाँ पर अपने पास 17 के स्क्वायर से 17 का स्क्वायर हट जाएगा, 17 का स्क्वायर होता है 289, 15 का स्क्वायर 225, इसमें से माइनस करोगे 4 का स्क्वायर 16, अगर आप लोग टोटल इसमें 280 में 25 ऐड करोगे और 216 ऐड करोगे और 225 माइनस करोगे, तो 17 का स्क्वायर 289 में से 225 माइनस करोगे तो 64 और 4 का स्क्वायर 16 ऐड करोगे तो ये अपने पास सोल्व करने पर आ गया 80 और ये अपने पास 4 बराबर, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो ये होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन नीचे x प्लस 4 तो चल ही रहा है, 4 से कट गया ये 20 बार और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम लोग करना चाहें इसका इधर इंटू करोगे तो 20x प्लस 80 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 80x। एक तरफ लाएंगे हम लोग द्विघात समीकरण बन जाएगी, इसको एक तरफ लेकर आएंगे तो ये एक्स स्क्वायर है, ये उधर जाके माइनस होगा तो माइनस का अपने पास बचेगा, माइनस हुआ 8x, देखो ये 20 और ये तो इससे ही गुना हुआ और ये अपने पास 2ab a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये 20 उधर जाके माइनस होगा तो माइनस का 12x और ये 80 उधर जाके माइनस का होगा तो माइनस का 64 बराबर 0। क्या एक्स स्क्वायर की द्विघात समीकरण बन गई क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करके आप लोग यहाँ से एक्स का मान निकालिए, अपना आंसर आ जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सोल्व करोगे? ऐड करने पर तो ये आना चाहिए, तो -16 और प्लस का 4 ऐड करने पर देखो माइनस का 12 आ रहा है, इनटू करने पर -64। एक्स की वैल्यू निकालनी तो आपको याद होगा साइन चेंज करते हैं प्लस और यहाँ कर देते हैं माइनस, तो माइनस वाली वैल्यू तो हो नहीं सकती, प्लस वाली वैल्यू होगी, तो आंसर आ गया 16, ये अपना आंसर है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिए, आप लोगों को अगर किसी को सोल्व करना नहीं आता तो जब मैं अलजेब्रा पढ़ाऊंगा उसमें मैं आसानी से समझा दूंगा कि ये कैसे सोल्व होगा, ये द्विघात समीकरण। ध्यान रखना, आंसर आ गया 16, अपना पहला क्वेश्चन। आइए हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 भी, कोशिश करना समझने की। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो अपने पास आसान भी है और क्वेश्चन अच्छा भी है। डायग्राम बना हुआ है आपके सामने, बोर्ड पर लिखा हुआ है, आप लोग इसको पढ़ सकते हो। इन द गिवन फिगर पी क्यू एंड पी आर टेंजेंट्स ऑफ ए सेमी सर्किल। जो डायग्राम दिया हुआ उसको साथ साथ देखते चलो। हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों जो स्टूडेंट्स हैं उनको इसको पढ़ लेना। सेंटर ऑफ दिस सेमी सर्किल लाइज ऑन क्यू आर if QO equals to 2 and QR equals to 4, if P equals to 90 degree, then the radius of semicircle is। हमें वृत्त की त्रिज्या पूछी है। देखिए जैसे डायग्राम बना हुआ है वैसे मैं बना देता हूँ आपके लिए। एक इस प्रकार से यहाँ पर अपने पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये कोण यहाँ पर इसने समकोण कहा है, दिया हुआ है राइट एंगल ट्रायंगल है। अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या होगी? ये अपने पास QR, ये P है, ये Q है और ये R है। ध्यान रखना ये जो एंगल होता है इस प्रकार से राइट एंगल का साइन होता है। इसने इसका सेंटर O मानकर, यहाँ पर सेंटर O है, एक सेमी सर्कल बनाया इस प्रकार से। ये सेमी सर्कल हमारे लिए बनाया इसने और इसने हम लोगों से कहा है Q से O तक, इधर वाला 2 है, Q से O तक ये तो है 2 और Q से R तक ये है 4 सेंटीमीटर, Q से R तक ये है 4 सेंटीमीटर, इधर वाला ये 2 सेंटीमीटर है और इधर वाला 4 सेंटीमीटर है और एंगल P जो है वो 90 डिग्री दिया हुआ है। तो अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या होगी? रेडियस हम लोगों से पूछा गया है, तो रेडियस अगर फाइंड आउट करनी है, दोनों इसकी टेंजेंट है, ये भी एंगल P बराबर 90 डिग्री हमें गिवन है, तो हम लोग इसकी रेडियस कैसे निकाल पाएंगे? देखो ध्यान दो बोर्ड पर, मैं कोशिश करता हूँ समझाने की। यहाँ पर आप लोग एक काम कीजिए, इसको इससे मिला दें तो ये रेडियस है और इसको इससे मिला दें तो ये रेडियस है। ये अपने पास R है, ये अपने पास R है। बहुत अच्छा और बहुत आसान क्वेश्चन, ध्यान रखना बोर्ड पर, समझ में सभी के आ जाएगा, बस आप लोग थोड़ा सा ध्यान बोर्ड पर रखिए। ये अपने पास R है, ये अपने पास R है, ये कोण 90 डिग्री है और ये अपने पास रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण होता है 90 डिग्री। और मान लीजिए ये वाला जो कोण है वो थीटा है, ये वाला कोण अगर थीटा है, ये वाला कोण 90 है, तो क्या ये तीसरा जो एंगल बचा वो क्या 90 माइनस थीटा हो गया क्या? ये कोण थीटा है, ये 90 है, 90 माइनस थीटा। ऐसे ये कोण, बड़े वाले ट्रायंगल की बात करूँ मैं PQR की, तो ये कोण जो है अपने पास, ये एंगल जो है ये तो थीटा है, ये वाला एंगल 90 है, तो त्रिभुज का तीसरा कोण ये जो बचा अपने पास, क्या ये 90 माइनस थीटा हो गया क्या? थीटा है, 90 है, 90 माइनस थीटा, रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री, तो क्या ये कोण अपने पास थीटा हो गया क्या?
ये साइड अपने पास 2 है और ये साइड अपने पास r, यहाँ पर r है। एक काम कीजिए आप लोग, इसको यहाँ पर नाम दे सकते हो, चाहो तो इसको नाम दे दो a और इसको नाम दे दो b। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ ट्रायंगल OAQ की बात कर रहा हूँ। ट्रायंगल OAQ में 90 डिग्री के सामने वाली साइड 2, जिसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पर लंब हाइपोटेनस या कर्ण, और थीटा के पास वाली साइड आधार होती है। तो क्या हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं क्या कि कोस थीटा बराबर थीटा, ये कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार तो अपने पास r है और कर्ण जो है वो अपने पास 2 है। हाँ ना बताओ, लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं आराम से। कोस थीटा ट्रिग्नोमेट्री आपको थोड़ी बहुत आती होगी, ट्रिग्नोमेट्री में नेक्स्ट चैप्टर जो अब चल रहा है उसके बाद मैं नेक्स्ट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़ाऊंगा। ऐसे ही इसके लिए, इस एंगल के लिए, ये तो लंब है सामने और 90 डिग्री के सामने कर्ण है, तो साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हो? साइन थीटा बराबर लिख सकते हो r/4। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। थीटा के पास वाली साइड आधार और एंगल के सामने वाली साइड लंब होती है। इक्वेशन फर्स्ट को और सेकंड को स्क्वायर करके आप लोग ऐड कर दीजिए, तो मुझे बताओ इधर आ जाएगा कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, ये तो होगा 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, दोनों तरफ स्क्वायर करके ऐड कर रहे हैं। चलो एक स्टेप में लिख देता हूँ आपके लिए, ज़्यादा अगर समझना है तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो इधर आ जाएगा r² प्लस r² 16। तो ये अपने पास कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो हुआ 1, यहाँ एलसीएम 16 आ गया, तो ये 4r², ये r², तो ऊपर बन गया 5r²। तो r की जो वैल्यू आ गई 16/5 का रूट आ गया, और 16 का रूट लोगे तो 4 और 5 का रूट लोगे तो √5। तो अपने पास ये बन गया 4/√5, ये अपना आंसर आ गया। तो ये था दूसरा क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन था, मैं इसको वापस नहीं समझा रहा हूँ। अगर किसी के कम समझ में आया है तो आप लोग इसको रिवाइज करके वापस देख सकते हो। आइए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर जो क्वेश्चन है आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है, आप लोग उसको पढ़ लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 को। इसमें अपने पास क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है कि दिए गए चित्र में, एक आपके सामने डायग्राम भी दिया हुआ है, दिए गए चित्र में समकोण त्रिभुज ABC R त्रिज्या में वृत्त बनाया गया है। R समकोण त्रिभुज ABC में अंतःवृत्त की त्रिज्या है। जीवा BC के सगिटा की लंबाई A है और जीवा AB के सगिटा की लंबाई B है। R तथा R का A तथा B में संबंध क्या होगा, ऐसा हम लोगों से पूछा है। कभी कभार क्वेश्चन को मैं हिंदी में पढ़ दूंगा तो आप लोग इंग्लिश में पढ़ लिया करो, खुद इंग्लिश में पढ़ दूं तो हिंदी में, और वीडियो पॉज करके कम से कम उस क्वेश्चन को 2 बार करने की कोशिश किया करो, क्योंकि क्वेश्चन ये अच्छे हैं और आपको तभी समझ में आएगा जब आपको पहले ये पता होगा कि क्वेश्चन चल क्या रहा है। तो यहाँ पर अपने पास एक इस प्रकार से देखो, जो डायग्राम बना हुआ है वो मैं आपके लिए बना देता हूँ, ध्यान दीजिए बोर्ड पर। यहाँ पर एक सर्किल है, कोशिश करना समझने की। यहाँ पर एक सर्किल है और ये इस प्रकार से, ये A है, ये B है और ये अपने पास C है। ये अंदर की तरफ एक सर्किल बनाया गया है, इसके इस प्रकार से अंदर की तरफ सर्किल बनाया गया है, और यहाँ से इसकी रेडियस जो है वो R है, इसकी रेडियस स्मॉल r, और बड़े वाले की रेडियस जो है सर्किल की, इसका सेंटर ये यहाँ पर O है और बड़े वाले की रेडियस है कैपिटल R। सेगिटा की लंबाई जो जहाँ पर आकर मिल रहे हैं वो है x और y। AB की सेगिटा की लंबाई जो है वो तो y है, इसके सेगिटा की जो लंबाई है वो तो y है, और इधर इस पर जो सेगिटा की लंबाई अपने पास दी हुई है वो अपने पास दी हुई है x। देखो एक बात आप लोग ध्यान रखना, अब सबसे पहला पॉइंट ये इतना अपने समझ में आ गया, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा और थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, और टफ क्वेश्चंस की जो सीरीज होगी उसमें थोड़े से हम लोग लेंदी क्वेश्चंस ही करेंगे। आसान क्वेश्चंस तो हम लोग वैसे ही एसएससी में आए हुए क्वेश्चंस जो करते हैं वो आसान क्वेश्चंस ही होते हैं, तो इसमें थोड़ा सा हम लोग लेंदी क्वेश्चंस करेंगे। किस टाइप से, देखिए यहाँ पर अपने पास सबसे पहली बात कि सेगिटा होता क्या है, ध्यान रखना। यहाँ से इस प्रकार से कोई भी कोड है, यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर मैक्सिमम जो डिस्टेंस होती है इसको हम लोग बोलते हैं सेगिटा। सबसे पहली बात, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को तो ये भी नहीं पता होगा कि सेगिटा बोलते किसको हैं, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से यहाँ तक की जो मैक्सिमम डिस्टेंस होती है, जो इस पर परपेंडिकुलर मैक्सिमम डिस्टेंस, जो अपने पास कोड और इसके आर के बीच की मैक्सिमम डिस्टेंस को बोलते हैं हम लोग सेगिटा।
तो ये अपने पास सेगिटा की लंबाई जो है वो y है और इस पर सेगिटा की लंबाई दी हुई है हम लोगों को x। यहाँ से इसको अगर इससे मिला दिया जाए, यहाँ से इसको इससे मिला दें और यहाँ से इसको इससे मिला दिया जाए, इस प्रकार से इसको कंप्लीट हम लोगों ने मिला दिया है। ध्यान देना, थोड़ा सा टाइम लगेगा क्वेश्चन में समझने में, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं अच्छे से धीरे धीरे आप लोगों को समझाता हूँ। सेंटर से यहाँ पर इसके मिड पॉइंट पर, यहाँ से सरकमफ्रेंस से इसके मिड पॉइंट पर जो लाइन बनाए हम लोग परपेंडिकुलर लाइन, उसको सेगिटा बोलते हैं। मिड पॉइंट पर सरकमफ्रेंस से जो परपेंडिकुलर हम लोग डिस्टेंस कर माने मिड पॉइंट पर होगी वो मैक्सिमम दूरी, तो उसको बोलते हैं हम लोग सेगिटा। ये वाला जो पॉइंट है हम लोगों को, इसकी लंबाई तो x दी हुई है और इसकी लंबाई y दी हुई है। देखिए a और b दिया हुआ है, सॉरी क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है a और b दिया हुआ है, इसकी लंबाई दी हुई है b, पॉइंट y है, इसकी लंबाई दी हुई है b, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना आप लोग, और इसकी लंबाई है a और ये पॉइंट दिया हुआ है x। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप लोग एक चीज़ ध्यान रखना, एक बात हमेशा ध्यान रखना, मुझे आप लोग ये बताइए, ये पॉइंट यहाँ से परपेंडिकुलर अगर डाला तो ये भी 90 डिग्री का कोण, और परपेंडिकुलर अगर हम लोगों ने डाला तो ये भी 90 डिग्री का कोण। परपेंडिकुलर अगर हम लोग डालेंगे तो 90 डिग्री का कोण, और बीच वाला सर्किल एक बार अगर आप लोग भूल जाओ, बीच वाले को मैं हटा ही देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। बीच वाले को बाद में मैं वापस बना दूंगा, एक बार मैं हटा ही देता हूँ ये अंदर वाले सर्किल को ताकि सही से समझ में आप लोगों को। हम लोगों ने क्या किया है, परपेंडिकुलर था, इस पर सेगिटा होता ही वो है जो परपेंडिकुलर बनाए, ए, यहाँ पर बी, इधर भी 90 डिग्री का कोण, यहाँ से यहाँ मिला दिया, वाई पर ये भी 90 डिग्री का कोण और ये भी 90 डिग्री का कोण। तो एक बात आप लोग सभी लोग ध्यान रखना, यहाँ से यहाँ तक अक्स अगर मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट क्यों है अक्स, आप लोग बताओ। अक्स मिड पॉइंट क्यों है? अक्स मिड पॉइंट इसलिए है क्योंकि अपने पास अक्स मिड पॉइंट इसलिए है क्योंकि यहाँ से हम लोग अगर परपेंडिकुलर डालें कभी भी, साथ साथ ये सर्किल की चीज़ें मैं बताते चलता हूँ आप लोगों को, सेंटर से इस पर परपेंडिकुलर अगर कभी भी डालें तो हमेशा मिड पॉइंट पर आकर मिलता है, ये आपको याद होगा। तो ये अपने पास अक्स मिड पॉइंट है, ये अपने पास ओ मिड पॉइंट है। तो ये जो डिस्टेंस बची अपने पास टोटल, ये डिस्टेंस जो आर है, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी r है, ये अगर a है तो ये बची r माइनस ए। और इस पॉइंट को सभी लोग समझ लेना, इसी के लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। ये मिड पॉइंट है, o मिड पॉइंट होता ही है, तो मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन a b c में मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन की लेंथ अगर r माइनस ए है तो इस वाली लाइन की लेंथ यहाँ से यहाँ तक, क्या ये अपने पास 2r माइनस ए होगी क्या? मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है क्योंकि सेंटर हमेशा इसका मिड पॉइंट होता है, सेंटर हमेशा ही इसका मिड पॉइंट होता है। तो मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन की लेंथ अगर r माइनस ए है, सेंटर तो मिड पॉइंट होता है, इधर भी r इधर भी r, ये मिड पॉइंट परपेंडिकुलर डालते ही मिड पॉइंट हुआ, तो ये r माइनस ए है तो ये ट्वाइस ऑफ r माइनस ए। ऐसे इधर वाला सेम, इधर वाला आप लोग सीखने की कोशिश करना, सभी लोग ध्यान देना। ये जो डिस्टेंस है अपने पास यहाँ से यहाँ तक, ये वाली जो दूरी है ये b है, टोटल डिस्टेंस अगर अपने पास r है और ये b है तो ये कितना बचेगा, r माइनस बी। और ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ये मिड पॉइंट है, ये परपेंडिकुलर डालते हैं मिड पॉइंट। और आप लोगों को याद होगा कि अगर मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन r माइनस बी है तो ट्रायंगल की तीसरी जो साइड होगी वो ट्वाइस ऑफ r माइनस बी होगी, इसकी डबल होगी। मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरी से आधी और उसके पैरेलल होती है, तो r माइनस बी है तो ट्वाइस ऑफ r माइनस बी। r माइनस ए है रेड वाली, तो टोटल होगा ट्वाइस ऑफ r माइनस ए। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या आप लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो क्या? इतना समझने के बाद भी इक्वेशन और ज़्यादा इंपॉर्टेंट और अच्छा और लेंदी होगा। अब देखिए आप लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, और पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं लगाऊं तो ये साइड जो रेड दिखाई दे रही है 2r माइनस ए, ये साइड ट्वाइस ऑफ r माइनस बी, और ये साइड अपने पास ट्रायंगल की तीसरी साइड 2r। तो क्या यहाँ से हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या? क्या लिख सकते हैं हम लोग? ध्यान देना सभी लोग, इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, अब अंदर जो आएगा अपने पास वो आएगा r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए आर, प्लस इसका स्क्वायर अपने पास 2 का स्क्वायर 4, तो बाहर हम लोग कॉमन ले लेंगे, और अंदर क्या आएगा r स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ r इंटू बी। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर 2r का स्क्वायर, और 2r का जो स्क्वायर है उसको बराबर हम लोग लिख सकते हैं 4r स्क्वायर। ये व्यास था, व्यास 2r 4r स्क्वायर। क्या अपने पास 4 से 4 कट जाएगा क्या? कट जाएगा। एक r स्क्वायर से एक r स्क्वायर कट जाएगा, तो अपने पास अब बचेगा क्या? यहाँ तो बचेगा एक r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया, जब सोल्व करोगे बचेगा r स्क्वायर
माइनस इन दोनों से अगर हम लोग r कॉमन ले लें तो ट्वाइस ऑफ a प्लस ट्वाइस ऑफ b, अगर r हम लोग यहाँ से कॉमन ले लें तो ट्वाइस ऑफ a ट्वाइस ऑफ b इंटू आर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 0, ये बच जाएगा। ध्यान देना, आप लोग सोल्व कर लेना घर बैठकर, 4 से 4 कट जाएगा, बाकी को सोल्व करोगे तो अपने पास ये बच जाएगा। आप लोग सोल्व कर लेना, मैंने ये लाइन आप लोगों के लिए लिख दी है। क्या अब अपने पास ये द्विघात समीकरण बन गई क्या आर की? ये अपने पास आर स्क्वायर, ये अपने पास आर की फॉर्म, यहाँ पर कांस्टेंट, द्विघात समीकरण बन गई। तो द्विघात समीकरण को सोल्व करने के लिए कि श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या आप लोगों को याद है क्या? श्रीधराचार्य फॉर्मूला अगर आप लोगों को याद है तो वो था माइनस बी इसका माइनस, तो प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका स्क्वायर करोगे तो अपने पास आएगा 4, अगर कॉमन ले लें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, माइनस 4ac करोगे तो 4, ए का मान तो यहाँ पर 1 है और सी का मान है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2a। ए का जो मान है यहाँ पर, ए का जो मान है वो 1 है, तो नीचे आ जाएगा 2। अब देखिए 4 यहाँ से कॉमन आ गया, 4 यहाँ से कॉमन आ गया, तो बाहर आ गया 2। जब इसको सोल्व करोगे तो 2 बाहर कॉमन आ गया, 2 से 2 कट जाएगा, इधर बचेगा a प्लस बी, इधर a प्लस बी बचेगा, यहाँ से a स्क्वायर बी स्क्वायर कट जाएगा और अपने पास बचेगा कितना, प्लस का रूट के अंदर ट्वाइस ऑफ ए बी। ये अपने पास आ गया कैपिटल आर। अभी खत्म नहीं हुआ क्वेश्चन, मैंने कहा कि टफ क्वेश्चंस में हम हमेशा टफ क्वेश्चंस करेंगे। अभी अपने पास क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, अभी तो स्टार्ट हुआ है क्वेश्चन, ध्यान रखना आप लोग। वापस भी समझा दूंगा एक बार। अब अपने पास अंदर वाले सर्कल की रेडियस अगर चाहिए, क्योंकि स्मॉल आर भी है और अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या का जो फॉर्मूला होता है, अंतःवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा। ये सर्किल नीचे से मैं एक बार हटा देता हूँ। अंतःवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला होता है ये और ये, तो ऐड करना है और इसको माइनस करना है और डिवाइड कर देंगे 2 से। तो ये माइनस करो, ये ऐड करो, दोनों को ऐड करेंगे तो 2r माइनस 2a और 2r माइनस 2b प्लस अपने पास इन दोनों को तो ऐड करेंगे और इसको माइनस करेंगे, माइनस 2r अपॉन 2। 2r से 2r कट गया, देखिए ये और ये कट गया, तो अपने पास ये बच गया 2 इंटू 2 से डिवाइड करेंगे हम लोग, सभी जगह 2 है नीचे, यहाँ भी डिवाइड कर देंगे, यहाँ भी डिवाइड कर देंगे, यहाँ भी डिवाइड कर देंगे, तो r बराबर बच गया r माइनस a माइनस बी। इस कैपिटल आर की वैल्यू अगर यहाँ पुट करोगे आप लोग, कैपिटल आर की वैल्यू पुट करोगे यहाँ पर, कैपिटल आर की जगह a प्लस बी प्लस ट्वाइस ऑफ रूट ए बी, ये तो कैपिटल आर की जगह रख दिया, माइनस a माइनस बी, ये इससे कट गया, तो r बराबर आ गया 2 रूट ए बी। ये अपना आंसर है। क्वेश्चन अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इंपॉर्टेंट तो मतलब काफ़ी हाई लेवल का है, तो एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ऐसे अगर आप लोग 5-6 क्वेश्चन कर लोगे इस टाइप के सिर्फ, तो भी आपका काफ़ी सारा दिमाग चलना शुरू हो जाएगा। इसमें मैंने एक अच्छा पॉइंट आप लोगों को बताया कि सेगिटा होता क्या है, वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की। मैं फिर बताता हूँ, यहाँ से इस पर मैक्सिमम डिस्टेंस या मिड पॉइंट पर परपेंडिकुलर अगर डालें तो वो होता है सेगिटा की लंबाई। ये दी हुई थी a, ये दिया हुआ था b। टोटल अपने पास रेडियस जो r है, r में से b माइनस कर देंगे तो r माइनस बी बचा। सेंटर से कोड पर परपेंडिकुलर अगर कभी डाल दें हम लोग, तो वो जो डिस्टेंस होती है, मुझे ऐसा लग रहा है कम समझ में आया तो वापस समझा रहा हूँ, तो सेंटर से इस पर परपेंडिकुलर डाल दें तो मिड पॉइंट पर जाकर मिलेगा, और ये r माइनस बी है तो ये ट्वाइस ऑफ r माइनस बी होगी पहली बात। ये अगर r माइनस ए है, टोटल r है, ये अगर a है तो बचा r माइनस ए, ये भी मिड पॉइंट और सेंटर मिड पॉइंट होता ही है ट्वाइस इंटू r माइनस ए डबल। ये साइड अपने पास आ गई, ये साइड अपने पास आ गई, ये साइड 2r है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर c स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम आपको याद होगी, सोल्व किया, r की द्विघात समीकरण बन गई। और द्विघात समीकरणों को सोल्व करने का तरीका मैं आप लोगों को समझाऊंगा जब मैं आपको अलजेब्रा पढ़ाऊंगा उस टाइम। माइनस b माइनस करोगे, 2 बाहर कॉमन ले लिया, प्लस माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर माइनस 4ac, a का मान 1 है और c का मान, ये अपने पास थोड़ा सा अलजेब्रा है। अब उसको मैं डिटेल से तो यहाँ नहीं पढ़ा सकता क्योंकि अलजेब्रा में मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा। और अगर आपको पहले से आता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a फॉर्मूला, तो ये अच्छी बात है, बचपन से हम लोग श्रीधराचार्य रूल पढ़ते हुए आ रहे हैं।
इसको 2 का भाग दिया, यहाँ 4 कॉमन आ रहा है, 4 का रूट 2, 2 से 2 कट जाएगा, बाकी को सोल्व कर लिया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट जाएगा, रूट 2ab बचा। अब अंतःवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला होता है, इन दोनों को ऐड करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में इन दोनों को ऐड करते हैं और कर्ण माइनस करते हैं बट्टे 2, ऐसा फॉर्मूला होता है a प्लस बी माइनस सी बाई 2। ये मैं आपको जब थ्योरी पढ़ाई थी तब समझा चुका हूँ कि ये आया कहाँ से, ये भी मैं बता चुका हूँ। ये आ गया, सोल्व कर लिया, आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखो तो ये अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3। तो हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इन द फिगर बिलो टू सर्कुलर कर्व्स क्रिएट 60 डिग्री एंड 90 डिग्री with their respectively centers. If the length of bottom curve y is 10 pi, find the length of other curve who is equal to x. Then हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे कर पाएंगे, देखिए मैं बनाता हूँ आपके लिए। देखो ये अपने पास इस प्रकार से है, ये हमें दिया हुआ है, यहाँ पर इसका सेंटर O है। थोड़ा सा नीचे बना लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सही समझ में आए। ये एंगल अपने पास दिया हुआ है 60 डिग्री, ये जो एंगल दिया हुआ है ये 60 डिग्री दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है पॉइंट P और Q। ये इसका कर्व दिया हुआ है y। एक एक आपने जब क्वेश्चन पढ़ा था उस टाइम तो आपने कंप्लीट देख लिया होगा क्वेश्चन को। मैं एक एक सर्किल बनाता हूँ। y बराबर 10 पाई। अगर आपने देखा था, अगर आपने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री में, वैसे मैंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई नहीं है, पढ़ाऊंगा इस चैनल पर। ट्रिग्नोमेट्री में आपने देखा होगा एक फॉर्मूला होता है कोण बराबर चाप बटे तिरछा। एक फॉर्मूला होता है कोण बराबर चाप बटे तिरछा। ये ट्रिग्नोमेट्री में मैं आपको बताऊंगा ये चीज़। एंगल का फॉर्मूला इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में लेकर चलेंगे हम लोग। आर्क अपॉन रेडियस एंगल का फॉर्मूला होता है, और इस प्रकार से जो एंगल होता है वो हमेशा और हमेशा रेडियन में आता है। तो यहाँ पर कोण अपने पास 60 डिग्री है, इसको आप लोग r मान लीजिए, इसको आप लोग r मान लीजिए। तो ये अगर 60 डिग्री है तो कोण बराबर 60, और ये रेडियन में होता है तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो इंटू करते हैं पाई बाई 180 से। और ये जो है डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना, ये कंप्लीट मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, लेकिन सिखाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री में। कोण बराबर होता है अपने पास चाप, कोण रेडियन में, और रेडियन डिग्री को रेडियन में बदलना है तो पाई अपॉन 180 से गुना करता है। चाप बटे तिरछा, चाप तो यहाँ पर हमें दी हुई है 10 पाई अपॉन तिरछा, तिरछा मान लो r। जब यहाँ से आप लोग सोल्व करोगे पाई से पाई कट गया, इससे कट गए 3 बार, तो r का जो मान है वो आ गया अपने पास 30। और एक बात ध्यान रखना, ये कोण 60 डिग्री है, रेडियस बराबर है तो ये कोण भी 60 होगा, ये कोण भी 60 होगा, क्योंकि दो साइड बराबर तो उसके सामने के कोण भी बराबर। तो r का मान अगर 30 आया है तो 60 होने के कारण ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। ये अगर 30 आया है तो ये भी अपने पास 30 होगा। अब मैं आपको समझाने के लिए दूसरा डायग्राम बनाता हूँ, सेकंड वाला। सेकंड वाला डायग्राम अगर बनाए हम लोग, यहाँ से देखिए इस प्रकार से है। दूसरा जो सर्किल था ये यहाँ पर कोण बना रहा है 90 डिग्री का। कोशिश करना समझने की, यहाँ 90 डिग्री का कोण बना रहा है इस प्रकार से। सभी लोग, इस रेड वाला सर्किल अगर आपको दिखाई दे रहा है तो सभी लोग ध्यान देना, ये कोण अगर 90 डिग्री है और इसकी रेडियस मान लो कैपिटल R, दूसरे सर्किल की रेडियस कैपिटल R, तो मुझे बताइए ये R है, ये R है, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड अपने पास 30, जो अभी भी मैंने ब्लैक मार्कर से की है, ये मैं पहले प्रूव कर चुका हूँ। R का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर बराबर 30 का स्क्वायर, R का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर बराबर 30 का स्क्वायर 900। तो R का स्क्वायर बराबर R का जो मान आ गया वो क्या यहाँ पर जब सोल्व करोगे 15√2 आ जाएगा क्या? R का जो मान जब सोल्व करोगे 450 का रूट लोगे तो 15√2 आ जाएगा। इस R की वैल्यू जो रेड कलर में मैं आपको दिखा रहा हूँ 15√2 आ गया। और ये रेड कलर वाले का अगर ये हमें कहा है कि अक्स अगर है तो उस अक्स का मान बताइए, ये दिया हुआ है x, और हमें कहा है कि अक्स का मान बताइए। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, एंगल दिया हुआ है, रेडियस अपने पास है, और अगर अपने पास सरकमफ्रेंस पूछी है तो इसका फॉर्मूला होता है, कोण का जो फॉर्मूला होगा चाप बटे तिरछा। कोण बराबर, कोण 90 डिग्री है, रेड से ही मैं सोल्व कर देता हूँ आपके लिए। कोण हमेशा रेडियन में, पाई अपॉन 180। कोण बराबर होता है चाप, चाप तो हमें पूछी है, अक्स का मान पूछा है, और रेडियस दी हुई है 15√2। तो 90 से कट जाएगा 2 बार, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो अक्स की वैल्यू आ जाएगी 15√2 पाई अपॉन 2। तो अक्स का मान आ गया 15 पाई अपॉन √2, ये अपना 15 पाई।
√2 से 2 √2 टाइम्स कट जाएगा, 15 पाई अपॉन √2, ये अपना आंसर है। तो अच्छा क्वेश्चन था ये भी, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें सोल्व करना है। आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो 5 नंबर हम लोग पढ़ते हैं। इन द गिवन फिगर शोन हेयर QS इक्वल्स टू RS, QU इक्वल्स टू SU, PW इक्वल्स टू WS एंड ST इक्वल्स टू RV। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल PSX एंड एरिया ऑफ PQR। आइए समझते हैं हम लोग। यहाँ पर इस प्रकार से है, कोशिश करना समझने की। यहाँ पर लिखा हुआ है PQR, PQ और R। ये PQR है, ये W और S, यहाँ पर ये S पॉइंट है। इसने जैसे बनाया वैसे मैं बना देता हूँ आपके लिए एक बार। यहाँ पर एक पॉइंट है RV और यहाँ पर पॉइंट है अपने पास एक मिलाया जो इसको है इस प्रकार से, इसके पैरेलल लाइन खींची। इसने खुद ने कहा है इसके पैरेलल लाइन है और इसने ये कहा है कि अपने पास ST पैरेलल RV और ये पॉइंट T दिया हुआ है, ये अक्ष दिया हुआ है और ये Y दिया हुआ है। इसने ये बोला ये बराबर है, इसने बोला है कि यहाँ पर पॉइंट U है, ये दोनों बराबर हैं, और इसने बोला है कि ये जो S है QS बराबर SR, तो ये दोनों अगर बराबर 1:1 का रेशियो है तो ये भी अपने पास इस प्रकार से, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये बराबर है। और इसने ये कहा है कि ST जो है वो पैरेलल है VR के, अपने पास VR के पैरेलल है। और ट्रायंगल PXS का जो रेशियो है, P अक्ष और S का ट्रायंगल के एरिया का रेशियो टोटल ट्रायंगल PQR के साथ रेशियो क्या होगा, ऐसा हम लोगों से पूछा है। अब इसके लिए आपकी थ्योरी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, चीज़ें आपको पता है और पहले से याद होंगी। अगर मेरे थ्योरी वाले वीडियो आपने अच्छे से देखे हैं तो इसमें मैंने आपको बताया कि पहला पॉइंट ध्यान रखना, मिड पॉइंट से मिलाने वाली लाइन। 3 पॉइंट याद रखना इसके लिए, इस क्वेश्चन के लिए जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। मिड पॉइंट से अगर यहाँ से पैरेलल लाइन खींचे तो सामने वाले के भी मिड पॉइंट पर जाकर मिलती है। अगर कभी भी पैरेलल लाइन खींचे तो ये रेशियो 1:1 है, तो इधर वाले रेशियो भी 1:1 होगा। पहली बात, पैरेलल लाइन खींचते ही रेशियो सेम होता है, 2:3 है तो इधर भी 2:3, तो मिड पॉइंट है तो इधर भी मिड पॉइंट, पहला पॉइंट। दूसरा आप लोग ध्यान रखना, मिड पॉइंट को मिलाने पर, ये ट्रायंगल है A, B और C, मिड पॉइंट को मिलाते ही एरिया जो होता है, मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, इसका एरिया 1 होगा, इसका 3 होगा। क्यों? थ्योरी आप लोग देखिए क्यों होता है। मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होगी वो अपने पास जो है एरिया को 1:3 के रेशियो में इसलिए बांटती है क्योंकि मिड पॉइंट को मिलाते ही छोटे वाला और बड़े वाला ट्रायंगल दोनों के दोनों सिमिलर हो गए तो साइड का रेशियो अगर 1:2 है, साइड छोटे वाले की 1 बड़े वाले की 2, तो एरिया का रेशियो 1:4। छोटे वाले का एरिया 1 तो बड़े वाले का 4 तो नीचे वाले का 3। ये आप लोग याद भी कर सकते हो कि मिड पॉइंट को मिलाते ही एरिया 1:3, ये आपको पता होना चाहिए। क्यों होता है ये मैं आपको थ्योरी में बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ। एक पॉइंट जब मैंने मीडियन पढ़ाई थी तब ये बताया था, एरिया का रेशियो हमेशा वही होता है जो बेस का रेशियो है। बेस का रेशियो अगर अपने पास 1:2:3 है तो एरिया का रेशियो भी 1:2:3 होगा। बेस का रेशियो जो होता है वही एरिया का रेशियो होता है। उस ट्रायंगल में अपने पास 3 ट्रायंगल बन रहे हैं, बेस का रेशियो 1:3 है तो एरिया का रेशियो भी 1:3 होगा। ये आप लोग ध्यान रखना। अब ये तीनों चीज़ें अगर आप लोगों को याद है, मिड पॉइंट यहाँ से पैरेलल लाइन खींचते सामने के भी मिड पॉइंट पर रेशियो 1:3 और एरिया का रेशियो वही होता है जो बेस का रेशियो है। 3 पॉइंट अगर याद हैं तो ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ऐसा मुझे पहले से पता है कि आपके फर्स्ट टाइम नहीं समझ में आएगा। आप इसको 2 बार देखना, 3 बार देखना, 4 बार देखना, लेकिन क्वेश्चन जरूर समझना। अगर आपको टफ क्वेश्चन अगर एक बार आप लोग समझ गए, टफ क्वेश्चंस को अगर एक बार आप समझ गए तो आपके पास जो आने वाले क्वेश्चंस जो एसएससी के हैं वो आपको खुद को आसान लगने शुरू होंगे। तो इसको ज़रूर समझना आप लोग, एक बार में मुझे पता है नहीं समझ में आएगा। देखो फिर भी मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए मिड पॉइंट से पैरेलल लाइन खींची, एक बार मैं इसको हटाता हूँ समझाने के लिए, इसको भी हटा देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। मुझे बताइए मिड पॉइंट से, मिड पॉइंट है QS बराबर SR क्वेश्चन में गिवन है, मिड पॉइंट से पैरेलल लाइन खींचें तो क्या वो सामने वाले के भी मिड पॉइंट पर जाकर मिलेगी क्या? पहली बात। दूसरा, इस ट्रायंगल की बात करूँ तो ये भी मिड पॉइंट है और मिड पॉइंट से पैरेलल लाइन अगर खींचूँ, देखो इसको हटाता हूँ ताकि आपको सही समझ में आए। ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से अगर पैरेलल लाइन कोई हो तो क्या इसके भी मिड पॉइंट पर मिलेगी? तो ये भी बराबर, ये x है ये y है।
पहला पॉइंट मैंने समझाया कि ये और ये बराबर कैसे आया, ये और इसके बराबर ये क्वेश्चन में गिवन है, ये इसके बराबर गिवन है, ये तीनों बराबर कैसे हो गए, मिड पॉइंट से पैरेलल लाइन खींची तो अपने पास मिड पॉइंट है तो रेशियो 1:1। ऊपर वाले ट्रायंगल में मिड पॉइंट से पैरेलल लाइन खींची तो रेशियो 1:1। पहला पॉइंट पहला पॉइंट जो मैंने समझाया था, मिड पॉइंट से पैरेलल लाइन खींचते सामने वाले के मिड पॉइंट पर उसको काम में लिया। दूसरा पॉइंट मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, देखिए आपको सही समझ में आएगा, ध्यान देना थोड़ा सा। ये अपने पास दोनों लाइन पैरेलल हैं, कोशिश करना समझने की। ये दोनों लाइन अपने पास पैरेलल हैं, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हैं, और मिड पॉइंट अगर है तो मुझे बताइए इसका रेशियो, इसका एरिया अगर 1 है तो क्या इसका एरिया 3 होगा क्या? दूसरा पॉइंट मैंने समझाया, दूसरा पॉइंट मैंने यहां पर समझाया था आपको कि अपने पास रेशियो अगर मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन है, इसका एरिया अगर 1 है तो इसका एरिया कितना होगा अपने पास? 3 और 1 मिलकर कितना हुआ? 4। और ये देखो बेस है 1:1:1 में। इस ट्रायंगल PQR की बात करूं, एक बार इधर वाले बेस पर मैं काम करूंगा, एक बार इधर वाले बेस पर मैं काम करूंगा, तो ये अपने पास 1, ये अपने पास 1, ये अपने पास 1, तो अपने पास यहां से यहां तक ये तो आ गया 2 और ऊपर वाला 1। इसका क्षेत्रफल 4 है, 3 और 1 4, तो 2 जो है उसका क्षेत्रफल अगर 4 है तो 1 जो होगा उसका क्षेत्रफल क्या 2 होगा क्या? तो टोटल का क्षेत्रफल अपने पास कितना आ गया? 6। मैं आपके लिए फिर से डायग्राम बनाता हूं। ये 6 कैसे आया? 1:3 रेशियो में बता चुका हूं, और ये बेस का रेशियो अगर 2:1 है तो इधर वाले का क्षेत्रफल 4 है, तो बेस अगर 2:1 है, 2 का क्षेत्रफल 4 है तो 1 के लिए आधा होगा 2, टोटल का क्षेत्रफल आ गया 6। मैं वापस बनाता हूं डायग्राम, देखिए कोशिश करना समझने की। अब आप लोग मुझे बताइए, ये P है, ये Q है और ये R है, PQR। यहां से इसका मिड पॉइंट है अपने पास ये S, यहां से ये लाइन खींचिए, जैसे इसने बना रखा है एक बार मैं बना देता हूं फटाफट। ये अपने पास पॉइंट Y है, ये अपने पास पॉइंट X है, ये इसके बराबर कैसे है ये मैं बता चुका हूं, और ये बराबर पहले से है, S मिड पॉइंट है, और ये इसके बराबर भी क्वेश्चन गिवन है, और ये लाइन पैरेलल है। तो मुझे ये बताओ टोटल का क्षेत्रफल कितना आया? 6। टोटल का क्षेत्रफल अगर 6 आया तो अपने पास S, अब इस बेस पर काम करेंगे हम लोग, इस बेस पर अगर काम करेंगे तो ध्यान रखना टोटल का क्षेत्रफल अगर 6 आया तो इधर वाले भाग का क्षेत्रफल भी 3 होगा, क्योंकि S मिड पॉइंट अगर है तो इधर वाले भाग का क्षेत्रफल भी 3 होगा, और इधर वाले भाग का क्षेत्रफल भी कितना होगा? 3 होगा। अब हमें पता है कि इसका क्षेत्रफल, ये पॉइंट यहां पर T है, हमें पता है कि QTS का क्षेत्रफल हम लोगों ने 1 माना था, तो टोटल अपने पास PQS का क्षेत्रफल 3 आया, क्योंकि मिड पॉइंट को मिलाते एरिया आधा आधा हो जाता है, मीडियन ट्रायंगल के एरिया को बाइसेक्ट करती है। 6 था तो 3 इधर 3 इधर, लेकिन मुझे बताइए टोटल का तो 3 है, और इसका पता है कि QTS का क्षेत्रफल 1 है, इसका 1 है, तो क्या ऊपर वाले का क्षेत्रफल 2 ही बचा क्या? हाँ ना, क्या समझ आया है क्या? ये 2 डायग्राम एक बार आप लोग बना लीजिए शुरुआत में, ताकि आपको सही समझ में आए, फिर मैं आगे आप लोगों को समझाता हूँ। स्क्रीनशॉट ले सकते हो या डायग्राम बना सकते हो, दोनों बना लीजिए, ताकि क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, एसएससी में नहीं आते, लेकिन थोड़ा सा अच्छे लेवल का, टफ लेवल का क्वेश्चन है, और वो आप तभी कर पाओगे जब अच्छे से आप लोग समझोगे। तो देखो इसको मैं हटाता हूँ, यहाँ पर एक और डायग्राम बनाता हूँ वापस से। ये यहां पर अपने पास PQR, ये अपने पास पॉइंट P है, ये अपने पास Q है, और ये अपने पास R है। यहां से यहां तक ये अपने पास पॉइंट S है, ये अपने पास एक पॉइंट जो है वो अपने पास पॉइंट दिया हुआ है, कौन सा पॉइंट यहां पर दिया हुआ था, मैं क्वेश्चन में वापस देख लेता हूं। ये पॉइंट दिया हुआ था U, एक लाइन इसने ऐसे खींची है, ये पॉइंट V है, एक लाइन इस प्रकार से खींचिए, ये अपने पास T है, ये अपने पास X है, ये अपने पास Y है, ये अपने पास W है, ये इसका मिड पॉइंट दिया हुआ है, ये दिए हुए हैं, और ये हम लोगों ने निकाल लिए कि ये बराबर है। अब अपने पास आ गया कि इस ट्रायंगल PTS का क्षेत्रफल 2 आ गया, टोटल का क्षेत्रफल 6 और PTS का क्षेत्रफल 2 आ गया, लेकिन हमें PTS का क्षेत्रफल नहीं चाहिए, हमें तो PXS का क्षेत्रफल चाहिए। तो ध्यान रखना है, क्षेत्रफल अगर दिया हुआ अपने पास 2, तो अपने पास इसके बेस का रेशियो चाहिए। अब अगर इसके बेस का रेशियो आ गया, इसके बेस का रेशियो अगर आ गया, तो फिर इस 2 को हम लोग बेस के रेशियो में डिवाइड कर लेंगे, और अपने पास इधर वाले का क्षेत्रफल और इधर वाले का क्षेत्रफल दोनों का अलग अलग एरिया आ जाएगा।
कैसे निकालोगे आप लोग ये रेशियो, कैसे निकालोगे? आप एक काम करो, इसके पैरेलल, किसके, अपने पास ये जो पी यू है इसके पैरेलल एक लाइन खींचो यहां से। ये हम लोगों ने इसके पैरेलल लाइन खींच दी, इसके एक पैरेलल लाइन खींच दी ये वाली। तो अपने पास इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं QTS में पैरेलल लाइन खींचते ही ये रेशियो अगर 1:2 है, ये 1 है, ये 1 है, 1 है, ये रेशियो अगर 1:2 है तो ये रेशियो भी 1:2 होगा। तो टोटल अगर 3 है तो इधर वाला भी अपने पास 3 होगा और ये अपने पास टोटल हो गया 6, साइड 6, 3 और ये भी 3। तो ये रेशियो अगर अपने पास पैरेलल लाइन है, देखो अब इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, इस पॉइंट को मान लीजिए एक बार Z, बात कर रहा हूं ट्रायंगल TZS की बात कर रहा हूं, तो अपने पास पैरेलल लाइन अगर है तो ये रेशियो 3:2 है, तो पैरेलल लाइन से ये रेशियो भी क्या 3:2 होना है क्या? आप कहोगे होना है, तो क्या 2 को आप 2:3 में बांट सकते हो क्या? 2 को 2:3 में अगर बांटोगे तो टोटल का क्षेत्रफल है 2 के नीचे लिखेंगे 5, और इधर वाले का क्षेत्रफल चाहिए तब तो गुना कर देंगे 3 से, और इधर वाले का चाहिए होता तो 2 से, लेकिन हमें P अक्स एस का क्षेत्रफल चाहिए तो गुना कर देंगे हम लोग 3 से। ये तो आगे अपने पास पी एक्स एस का क्षेत्रफल, और टोटल का अपने पास जो क्षेत्रफल है, टोटल का एरिया 3, 2, 5 और 1 6, टोटल का क्षेत्रफल है 6। ये अपने पास पलट कर ऊपर जाएगा, जब सोल्व करोगे आंसर आ गया 1/5। फिर बता रहा हूं आप लोग क्वेश्चन को कम से कम, और क्लास में भी ये क्वेश्चन स्टूडेंट मुझसे कम से कम 3 या 4 बार पूछते हैं, तब जाके उनके माइंड में सेट हो पाता है। तो आप लोग भी इस क्वेश्चन को कम से कम 4 या 5 बार देखो, रिवाइज करके और रिवाइज करके, तब आपके माइंड में सही से ये जाकर सेट होगा। तो इसको आप लोग 4-5 बार देखना क्वेश्चन को। वैसे यहाँ पर हम लोग MPG भी लगा सकते हैं, लेकिन MPG में और फिर ज़्यादा अपने पास टाइम और वो लगेगा, तो एक बार इसको ऐसे ही समझ लीजिए और कोशिश करना समझने की। बाकी करना तो ऐसे ही पड़ेगा। MPG में भी लास्ट में सिर्फ ये रेशियो आप लोग आसानी से निकाल सकते हो, आसानी से क्या, उसमें भी लगानी MPG पड़ेगी, तो आप लोग वो लगा सकते हो MPG यहाँ पर। बाकी ऐसे भी कर लेना, ये पैरेलल सिमिलरिटी से पैरेलल लाइन होती है, 1:2 का रेशियो, ये भी 1:2 का रेशियो। ट्रायंगल PQU की बात कर रहा हूं। जो भी पॉइंट मैं बोल रहा हूं ध्यान से, धीरे धीरे ध्यान से सुनो और समझने की कोशिश करो। ये पूरा 3 था, बराबर है 3, तो पैरेलल लाइन अगर है तो रेशियो 3:2, और कोशिश करना समझने की, समझ में आ जाएगा। तो आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर। छह नंबर क्वेश्चन अपने पास आपके लिए बोर्ड पर लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 मैं समझाता हूं, देखिए। मैं भी पढ़ देता हूं, आप लोग भी क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, दिए गए चित्र में ABC में M मध्य बिंदु है और AC भुजा का, M मध्य बिंदु है AC भुजा का, वृत्त का केंद्र B भुजा AB तथा BC को D तथा E पर काटता है, भुजा BM को जीवा DEG पर काटती है, AB बराबर 12, DG बराबर 5, BC बराबर 15, तो GE की लंबाई बताइए। क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है और अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये वाला, इसको भी आप लोग कोशिश करना समझने की। ध्यान रखना एरिया का रेशियो वही होता है जो बेस का रेशियो, ये आप लोग हमेशा ध्यान रखना, एरिया का रेशियो ट्रायंगल में वही होता है जो बेस का रेशियो हो। तो देखिए ये अपने पास कोई सर्किल है जिसका सेंटर है ये B, ये पॉइंट हमें दिया हुआ D, ये पॉइंट दिया हुआ E, ये पॉइंट A है, ये C है और इसका मिड पॉइंट M है। मिड पॉइंट यहाँ पर M है और इसको जो इससे मिला रहे हैं ये वाला जो पॉइंट है ये है G, और M जो है वो मिड पॉइंट है। मुझे आप लोग ये बताइए, M अगर मिड पॉइंट है और AB की लेंथ दी हुई है 12, मैं लिख देता हूँ, जो गिवन है वो लिख देता हूँ। AB बराबर दिया हुआ है 12, हमें DG की लेंथ दी हुई है 5, DG की जो लेंथ दी हुई है वो 5 दी हुई है, हमें BC की लेंथ दी हुई है 15, BC की जो लेंथ दी हुई है वो दी हुई है 15, देन हमें GE की लंबाई पूछी है, देन फाइंड द लेंथ ऑफ GE। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आइए समझते हैं और करने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन को। काफ़ी आसान क्वेश्चन तो नहीं है, टफ क्वेश्चन में ही आता है ये, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना बोर्ड पर सभी लोग। अगर आप लोग मुझे बताइए, अगर ये मिड पॉइंट है, कौन M अगर मिड पॉइंट है अपने पास, तो क्या ट्रायंगल BAM का क्षेत्रफल और ट्रायंगल BMC का क्षेत्रफल बराबर होगा क्या? मिड पॉइंट होते ही एरिया बराबर बराबर, तो आप लोग इसको इससे मिला दो।
तो मुझे आप लोग बताइए m अगर मिड पॉइंट है तो क्या अपने पास इस वाले भाग का क्षेत्रफल और इस वाले भाग का क्षेत्रफल बराबर होगा क्या? आप कहोगे कि हाँ बराबर होगा। और क्षेत्रफल अगर इसका बराबर है तो क्या ऊपर वाले दोनों भाग का क्षेत्रफल इसका और इसका भी बराबर होगा क्या? ट्रायंगल ए बी जी का क्षेत्रफल बराबर होगा, ट्रायंगल ए बी जी का क्षेत्रफल बराबर होगा ट्रायंगल सी बी जी के। क्यों बराबर होगा मैं एक बार फिर से समझा रहा हूं, सभी लोग ध्यान देना, कोशिश करना समझने की। ए बी एम का क्षेत्रफल और सी बी एम का क्षेत्रफल ये दोनों एरिया बराबर हैं क्योंकि बेस मिड पॉइंट है। कौन कौन बराबर है? ट्रायंगल ए बी एम का क्षेत्रफल बराबर है ट्रायंगल बी एम सी का क्षेत्रफल। ध्यान दो क्यों बराबर है? क्योंकि ये अपने पास एम मिड पॉइंट है। अब क्या इसमें से भी ये दोनों भी बराबर हैं? इसमें से भी हम लोग ए जी एम का क्षेत्रफल माइनस कर दें और इसमें से भी हम लोग सी जी एम का क्षेत्रफल माइनस कर दें, क्योंकि इन दोनों का क्षेत्रफल भी बराबर है। ट्रायंगल में मिड पॉइंट अगर ये है तो एरिया फिर बराबर होता है। माइनस करते हैं अपने पास इधर वाला और इधर वाला बचेगा, जो दोनों के दोनों बराबर आ गए। ये दोनों बराबर हैं, इसमें से भी सेम वैल्यू माइनस कर दें, इसमें से भी सेम वैल्यू माइनस कर दें तो ये बराबर आएगा पहला पॉइंट। इसका आप लोग हाइट मान लीजिए h1 और इसकी हाइट मान लीजिए आप लोग h2। तो मुझे बताइए ट्रायंगल ए बी जी के क्षेत्रफल के लिए हम लोग लिख सकते हैं हाफ इंटू बेस ए बी है जो कि 12 है, हम लोग लिख सकते हैं हाफ इंटू, ब्लैक से लिखता हूं मैं ताकि आपको सही दिखाई दे, हाफ इंटू बेस अपने पास कौन सा है? ए बी है, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 12 इंटू h1 बराबर दूसरा इसका बेस अपने पास बी सी जो दिया हुआ है 15, हाफ इंटू 15 इंटू h2। हाफ से हाफ कट गया तो h1 अपॉन h2 की वैल्यू 3 से कट रहा है 5 बार, 3 से कट रहा है 4 बार, क्या 5/4 आ गई क्या? h1 और h2 की वैल्यू अपने पास आ गई 5/4 आ गई, 5/4 आ गई h1 और h2 की वैल्यू। मैं काम कर रहा हूं ट्रायंगल बी डी जी और ट्रायंगल बी ई जी में, जी थोड़ा छुप गया है बीच में, लेकिन ध्यान रखना बी डी जी का और बी ई जी का क्षेत्रफल अगर हम लोग निकालें तो आप लोग यहां से इसके सामने का एंगल ये थीटा और इसके सामने का कोण ये थीटा बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि बी से डी भी रेडियस है और बी से ई भी रेडियस है, बी से डी भी रेडियस है और बी से ई भी रेडियस है। तो आप लोग मुझे बताइए रेडियस दोनों बराबर हैं, बेस दोनों बराबर हैं, तो एरिया का रेशियो वही होगा क्या जो उनके हाइट का रेशियो है? बेस दोनों अगर बराबर हैं तो एरिया का रेशियो वही होगा जो उनके हाइट का रेशियो है। तो आप लोग इस ट्रायंगल बी डी जी का जो क्षेत्रफल है वो ऐसे आप लोग लिख सकते हो, हाफ इंटू बेस तो मान लो r, बी से डी तक r इंटू h1 अपॉन, ध्यान देना यहां पर इंपॉर्टेंट चीजें, इस इधर वाले बी जी ई के क्षेत्रफल का रेशियो लिख रहा हूं बी डी जी और बी ई जी के क्षेत्रफल का रेशियो लिख रहा हूं हाफ इंटू r इंटू h2। और इन दोनों के क्षेत्रफल निकालने का दूसरा तरीका हो सकता है हाफ इंटू बी डी, दूसरा तरीका हाफ इंटू यहां से यहां तक r इंटू यहां से यहां तक डी जी इंटू बीच का कोण। ध्यान देना आप लोग, क्षेत्र ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू अपने पास दो भुजाओं का गुणनफल इंटू उनके मध्य का कोण। दो तरीके से ट्रायंगल का एरिया आप लोग निकाल सकते हो। एक तो आप लोग ऐसे निकाल सकते हो कि आप लोगों के पास बेस और हाइट दिया हुआ है, बेस और हाइट दिया हुआ है। दूसरा आप लोग निकाल सकते हो कि दो साइड और बीच का कोण दे तो हाफ r इंटू डी जी साइन थीटा, और दूसरे इधर वाले का चाहिए तो हाफ इंटू r इंटू यहां से यहां तक b से e तक, r b से e तक तो r हो गया, इंटू जी ई इंटू साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, r से r कट गया, हाफ से हाफ कट गया, हाफ r कट गया, इधर बचा h1 अपॉन h2 लिख सकते हैं 5/4। dg का जो मान यहां पर दिया हुआ है 5 और जी की वैल्यू पूछी है तो 5 से 5 कट गया, क्या जी ई की वैल्यू यहां पर 4 आ गई क्या? तो ध्यान देना आप लोग, एक बार मैं फिर समझा देता हूं। मुझे पता है ये क्वेश्चन थोड़ा सा कम समझ में आया है लेकिन है इंपॉर्टेंट और एसएससी में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो कैसे सोल्व कर पाएंगे एक बार समझिए। ये अगर मिड पॉइंट है तो ए बी एम का क्षेत्रफल और सी बी एम का क्षेत्रफल दोनों बराबर होंगे, पहला पॉइंट।
ऐसे ही ए जी एम का क्षेत्रफल और सी जी एम का क्षेत्रफल भी बराबर होंगे क्योंकि अपने पास मिड पॉइंट है। तो टोटल में से ये ग्रीन पार्ट, टोटल में से ये ग्रीन पार्ट, नीचे वाला ग्रीन पार्ट अगर टोटल में से माइनस कर दें तो ऊपर वाले दोनों भागों का क्षेत्रफल बराबर बच गया। बराबर बच गया तो सबसे पहले दोनों का क्षेत्रफल अगर बराबर है हाफ, अपने पास ये ए बी की लेंथ दी हुई 12 इंटू H1, हाइट H1 मान ली, उधर वाले की हाइट H2, तो अपने पास H1 अपॉन H2 आ गया। और अगर आप लोग डायग्राम थोड़ा सा अच्छे से वापस से समझना चाहते हो, यहाँ पर H1 और H2 का रेशियो आ गया है, तो मैं एक बार फिर से बना देता हूँ आपके लिए। अगर आपको थोड़ा सा कम या सही समझ में नहीं आया है तो मैं फिर से बना देता हूँ। इस प्रकार से पॉइंट बी है, BAC, एम मिड पॉइंट था, ठीक है, यहाँ से यहाँ को हम लोगों ने मिला दिया और ये इसका जी पॉइंट था, तो ये रेडियस अगर हो गई तो ये कोण थीटा और ये कोण भी थीटा। थीटा होने पर इस ट्रायंगल का H1 अपने पास है, ये हाइट अपने पास थोड़ी देर पहले आई, H1 अपने पास है, H2 अपने पास है, तो इस ट्रायंगल BDG का क्षेत्रफल और BEG का क्षेत्रफल निकालने के दो तरीके होते हैं, एक तो बेस और हाइट लेकर, बेस और हाइट लेकर। दूसरे ट्रायंगल का एरिया, अब मैं आपको जो आपको मेंसुरेशन पढ़ा रहा हूँ उसमें सारे फॉर्मूले लिखवाऊंगा ट्रायंगल का। एक तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, बेस R है और हाइट H1, बेस R था और हाइट H2, एक तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये होता है, दूसरा दो साइड और बीच का कोण दिया हुआ है तो एरिया का फॉर्मूला ये भी होता है, हाफ इंटू यहाँ से यहाँ तक R और DG, बीच का कोण हमेशा साइन में। दूसरा अपने पास हाफ B से E तक R है और G से E तक इंटू साइन थीटा। दोनों को बराबर रेशियो बराबर कर लिया, H1 अपॉन H2 की वैल्यू यहाँ से रख दी, BG का मान दिया हुआ है और GE की वैल्यू निकाल ली। ये टफ क्वेश्चन चल रहे हैं और आपके तब समझ में आएंगे जब आप लोग इनको 2-3 बार देखोगे, लेकिन देखना, वीडियो छोड़ना नहीं है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। इनको अगर एक बार आपने देख लिया तो फिर काफ़ी सारे क्वेश्चन जो ऐसा से पूछता है वो आपके लिए आसान हो जाएंगे। तो आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है, उसको आप लोग पढ़ लीजिए, मैं भी पढ़ देता हूँ। दिए गए चित्र में कोण AEB का मान ज्ञात करो। ABC में कोण B 90 डिग्री है, समकोण त्रिभुज है, यदि D भुजा BC का मिड पॉइंट है। तो देखो ये इस प्रकार से डायग्राम आपको दिया हुआ है, ये A है, ये B है, ये C है, ये पॉइंट अपने पास E है, ये D 2 थीटा, कोण 90 डिग्री और कोण थीटा यहाँ से यहाँ तक। ये इतना हम लोगों को दिया हुआ है और हम लोगों से पूछा गया है कि BD जो है वो BC का मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है, ठीक है। और हमें ये कहा गया है कि कोण B समकोण है, AEB ज्ञात करो। AEB ये वाला एंगल पूछा है। सभी लोग ध्यान देना, कैसे कर पाएंगे, आसान सा क्वेश्चन है, कैसे कर पाएंगे हम लोग। यहाँ से ये वाला कोण अगर थीटा है तो मुझे बताओ ये वाला जो एंगल होगा क्या वो 90 माइनस थीटा ही होगा क्या? एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए, 90 माइनस थीटा है, ये 2 थीटा है, तो क्या तीसरा एंगल ये भी 90 माइनस थीटा होगा क्या? ये 90 माइनस थीटा हो गया क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 में से इन दोनों को माइनस करोगे तो 90 माइनस थीटा आ जाएगा। ये 90 माइनस थीटा है, ये अपने पास 90 माइनस थीटा है, तो इसके सामने की साइड ये और इसके सामने की साइड ये बराबर होगी। और कम से कम मैं 100 बार समझा चुका हूँ आप लोगों को कि ये और ये तीनों बराबर हो, स्ट्रेट लाइन है, ये तीनों बराबर हो तो यहाँ पर बना एंगल 90 डिग्री। तो देखो ये और ये बराबर हो गया तो ये पूरा कोण 90 डिग्री। स्ट्रेट लाइन थी, इधर वाला कोण 90 डिग्री तो इधर वाला कोण भी कितना डिग्री हो गया? 90 डिग्री। ये अपना आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर अपने पास लिखा हुआ है इस टाइम 8 नंबर। अब जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 तीन क्वेश्चन कल आए होंगे, ये तीन क्वेश्चन एकदम आसान है। अगर ये सीरीज आपने यहाँ तक अगर झेल पाए हो अगर यहाँ तक, तो मुझे पता है कि तीन क्वेश्चन आप लोग आसानी से कर लोगे। तो तीनों क्वेश्चन खुद करने की कोशिश करना। और अगर आप लोगों को लगता है कि इसी तरीके से मैं टफ सीरीज़ को कंटिन्यू रखूं, आगे भी और भी मैं पढ़ाऊं क्वेश्चंस और भी मैं करवाऊंगा इसके, तो इसको आप लोग प्लीज़ शेयर करते रहिए। और आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, बाकी हम लोग अगली क्लास में कल शाम को मिलेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।